नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद समाचार में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। लोकसभा में कई दिनों के गतिरोध के बाद आज केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू हुई। विपक्ष ने बजट को दिशाहीन और जन विरोधी बताया और तो वहीं सत्ता पक्ष ने बजट को ऐतिहासिक कहा, जो 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में निर्णायक मील का पत्थर साबित होगा। बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट में बेरोजगारी को नजरअंदाज किया गया, रहन सहन पर खर्च और असमानता की अनदेखी की गई और आम आदमी की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शशि थरूर का कहना था कि बजट में बेरोजगारी को नजरअंदाज किया गया, रहन सहन पर खर्च और असमानता की अनदेखी की गई, आम आदमी के संघर्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य की तरह उभरा है। अपराजिता सारंगी ने कहा कि यह बजट सरकार की प्रतिबद्धता, संकल्प और निरंतरता को दर्शाता है तथा जन केंद्रित और समावेशी प्रकृति का है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है और यह बजट निश्चित रूप से इस लक्ष्य की ओर तेजी से मजबूत कदम बढ़ाता है। भाजपा सांसद ने कहा कि दिसंबर 2025 में मुद्रास्फीति 1.7% दर्ज की गई, जबकि 2011 से 2014 के बीच औसत मुद्रास्फीति 9.8% थी। भाजपा सदस्य ने कहा कि बेरोजगारी की दर हर दिन घट रही है और आज यह 4.8% है। उन्होंने कहा कि हमारा देश वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य की तरह उभरा है और ऐसी आर्थिक स्थिति है कि जब पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है, और तब यह केवल संयोग नहीं है। अपराजिता सारंगी ने कहा कि सरकार के अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, संरचनात्मक सुधार और स्पष्ट नीति का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट चर्चा में भाग लेते हुए अमेरिका के साथ डील नहीं ढील हुई है कहा, और जब इसी तरह का व्यापार समझौता करना था तो फिर 11 महीने इंतजार क्यों कराया गया। अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया कि सत्ता पक्ष को अब स्वदेशी और आत्मनिर्भरता जैसे शब्द बोलना छोड़ देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार में जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक हर चीज पर कर लगाया गया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बजट में पश्चिम बंगाल का नाम भी नहीं लिया गया है। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कमैत ने कहा कि यह बजट राष्ट्रहित और जनहित में अमृत के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगतिशील और दूरदर्शी नीति के कारण सभी वर्गों का सशक्तिकरण हो रहा है। कमैत का यह भी कहना था कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला ये बजट है। भाजपा की डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच बजट में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौता संभवतः 2027 में प्रभाव में आएगा और ऐसे में देश में घरेलू क्षमता को मजबूत करना होगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट में चंदन की खेती और इसके प्रसंस्करण के लिए घोषणा से सहायता मिलेगी। वाईएसआर कांग्रेस के वाईएस अविनाश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग दोहराई। सपा के लालजी वर्मा ने कहा कि यह बजट आंकड़ों की बाजीगरी है और इसमें समाधानों की कोई बात नहीं है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार की घोषित अनेक योजनाओं में क्रियान्वयन की स्थिति बहुत खराब है और वित्त मंत्री को अपने जवाब में इस बारे में ब्यौरा देना चाहिए। शिवसेना उद्धव भाऊ ठाकरे सांसद अनिल यशवंत देसाई ने कहा कि नई श्रम संहिताएं नियोक्ता को फायदा पहुंचाती हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कांग्रेस के राहुल कसवा ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के स्कूलों की स्थिति पर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि लड़कियां स्कूल में पानी इसलिए कम पीती हैं कि वहां शौचालय चालू हालात में नहीं है। उन्होंने बजट में 15,000 से अधिक स्कूलों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स लैब खोले जाने की घोषणा को लेकर सवाल किया कि इसके लिए प्रशिक्षक कहां से लाए जाएंगे। पिछले कुछ दिन से बजट पर चर्चा पर विपक्ष की इस मांग की वजह से शुरू नहीं हो पा रही थी कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कुछ मुद्दों पर बोलने का मौका दिया जाए। 2 बार के स्थगन के बाद जब बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेनेटी ने कांग्रेस सदस्य शशि थरूर का नाम बजट पर चर्चा की शुरुआत के लिए पुकारा। इसके बाद केरल के थिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने बजट पर अपना भाषण शुरू किया। लोकसभा में 2 फरवरी से गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़ा विषय उठाने की अनुमति नहीं मिलने, सदन की अवमानना के मामले में 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने और अन्य मुद्दों को लेकर सदन में कामकाज नहीं हो पा रहा था। विपक्षीय विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का जवाब नहीं दे सके। एक अभूतपूर्व कदम के तहत 5 फरवरी को प्रधानमंत्री ने परंपरागत भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और अब खबरें राज्यसभा से। राज्यसभा में आज बजट 2026-2027 पर चर्चा जारी रही, जिसमें विपक्ष ने एक ओर कृषि और बेरोजगारी क्षेत्र में चुनौतियों की ओर ध्यान न दिए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा सहित सत्ता पक्ष के दलों ने बजट में की गई घोषणाओं को देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया और कहा कि भारत में 2021 से 2024 के बीच निजी निवेश 66% बढ़ा है। उच्च सदन में शिवसेना के मुरली देवड़ा ने आम बजट 2026-2027 पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश में 2024 में निजी निवेश बढ़कर 6.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो 2021 की तुलना में 66% अधिक है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने विनिर्माण क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की थी और वो सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया और इस पर 24,000 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में 12.5 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने कहा कि यह बजट आने वाले 25 वर्षों में विकास यात्रा को मार्गदर्शन देने वाला और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम द्वारा कल बजट की आलोचना किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि आंकड़ों को किस तरह से गलत साक्ष्यों के साथ पेश किया जा सकता है, इसमें किसी को देश में अगर महारत हासिल है तो वो पी चिदम्बरम साहब ही हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि 2014 में जीडीपी के आधार पर भारत विश्व में 10वें स्थान पर था और आज वो 4थे स्थान पर है। उच्च सदन में आम बजट 2026-2027 पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि विदेशी कर्ज सहित सरकार की कुल उधारी बढ़कर 2.53 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश खोल दिया गया है, जिससे राष्ट्रीय बीमा कंपनियों का व्यापार खतरे में पड़ गया है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के नीरज डांगी ने कहा कि ये बजट आंकड़ों की रोशनी से भरा हुआ है, किंतु ये आम आदमी की जिंदगी में किसी तरह रोशनी नहीं ला पाता है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले 9 साल से जो बजट पेश किए जा रहे हैं, उनमें सबसे नीरस बजट है। चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक की कनिमोझी एनवीएस सोमू ने कहा कि यह वित्त मंत्री द्वारा लाया गया एक और विफल बजट है। द्रमुक सदस्य ने कहा कि बजट गरीब विरोधी है और देश की आर्थिक सच्चाइयों से बेपरवाह है। उन्होंने कहा कि बजट चेहरा विहीन, आधार विहीन और लक्ष्य विहीन है। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार खुद फिजूल खर्ची करती है और दोष दूसरों पर बढ़ती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बजट दूरगामी सकारात्मक प्रभाव डालेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। बजट पर तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीधा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी की डॉक्टर फौजिया खान, भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि, डॉक्टर के लक्ष्मण ब्रजलाल, नरहर अमीन, दर्शना सिंह, सिकंदर कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य सरफराज अहमद, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, निर्दलीय अजीत कुमार भूइया, वाईएसआरसीपी के मेदा रघुनाथा रेड्डी, बीजेपी के सुभाषीष खुंटिया, सुलता देव, मानस रंजन मंगराज, आईयूएमएल के अब्दुल वहाब और कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम ने चर्चा में हिस्सा लिया। चर्चा अधूरी रही। इससे पहले सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर शून्यकाल में सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। कांग्रेस के मुकुल बालकृष्ण वासनिक ने सरकार से सामाजिक न्याय पर वार्षिक रिपोर्ट लाने और आर्थिक समीक्षा की तरह ही उसे संसद में पेश करने की मांग की। द्रमुक सदस्य KRN राजेश कुमार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को कर छूट देने और अधिक समर्थन उपलब्ध कराने की मांग की। भाजपा की गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने कोविड काल के दौरान कुछ स्टेशनों को बंद कर दिया गया था और ट्रेनों का ठहराव पुनः शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि इन ट्रेनों के ठहराव से स्थानीय लोगों की आजीविका भी चलती थी। भाजपा के ही डॉक्टर सिकंदर कुमार ने शून्यकाल में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिलों को जोड़ने वाले 39 किलोमीटर लंबे रंगत लठियानी मार्ग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को राजमार्ग का दर्जा देना बेहतर होगा ताकि वो यहाँ से आवागमन सुगम हो सके और व्यापार को भी बढ़ावा दिया जा सके। इसी पार्टी के महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने चमोली और जोशीमठ की 73 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर दिया है, लेकिन उन्हें भारत सरकार की केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अब तक शामिल नहीं किया गया है। शून्यकाल में भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि, धर्मशीला गुप्ता, ब्रजलाल कविता पाटीदार,
पाका वेंकट सत्यनारायण, के एस सेल्वनागन बेथी, बीजू जनता दल की सुलता देव, निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, YRS कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी, मनोनीत सतनाम सिंह संधू, तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक और राष्ट्रीय जनता दल के AD सिंह ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एक गणित है।